हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है तैयारी शुरू कर दी होगी आपने और स्वस्थ होंगे आप। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए अब मेहनत और बढ़ा देनी चाहिए आपको। मैं आपके पार्ट 3, 4 व 5 का रिवीजन लेकर आया हूँ। तो पार्ट 3 से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम इन तीनों पाठों के लिए जो परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि पाठ 3, 4 व 5 में से परीक्षा में एक प्रश्न 1 अंक का, एक प्रश्न 2 अंक का तथा एक प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है। अति लघुतरात्मक व लघुतरात्मक प्रश्नों की तैयारी करना आवश्यक है, यानी कि इन तीनों पाठों में से निबंधात्मक प्रश्न तैयार करने जरूरी नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक वाले नहीं पूछे जाएंगे। इन तीनों पाठों में से पाठ 3 जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 और 19 की बात करें तो ये सारे के सारे प्रश्न इन तीनों पाठों में से पाठ तीसरे में से ही पूछे गए हैं। सारे आंकड़े याद करने की बजाय सीमित व महत्वपूर्ण आंकड़े याद करना सही रहेगा। अगर आप सारे आंकड़े याद करने बैठ गए तो आप ऊबने लगोगे और आप भूल जाओगे आंकड़े और बेकार चली जाएगी आपकी मेहनत। इसलिए आप महत्वपूर्ण आंकड़ों को छांटिए और उन्हीं को याद कीजिए। मैं इन तीनों पाठों में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य सब बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से मेरी बातें समझिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। आते हैं सबसे पहले, ये पाठ तीसरा है, जनसंख्या। ये विश्व की जनसंख्या है, जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। पहले हम पाठ 14 और पाठ 13 और 14 में हम भारत के जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और जनसंख्या संरचना की बात कर चुके हैं। अब हम विश्व के इन जनसंख्या के आंकड़ों को तैयार करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरी बुक में मैंने कहाँ से अंडरलाइन करनी शुरू की है। तो आप पाठ पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको सबसे पहले छोटा प्रश्न यहाँ से मिलेगा, जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर क्या है। तो जनसंख्या वितरण जो है वो मनुष्य के धरातल पर अलग अलग स्थानों पर जो स्थिति है उसको दर्शाता है, जबकि जनसंख्या घनत्व जो है वो किसी धरातल पर रहने वाले लोगों के अनुपात, यानी कितनी जनसंख्या कितने धरातल पर रहती है उसके अनुपात को दर्शाती है। तो ये हम पाठ 13 में पहले से ही बात कर चुके हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये जो आप पीले कलर में देख रहे हो, जो हाईलाइट किए हुए हैं, उन आंकड़ों को आप ज़रूर याद कीजिए। मैंने बहुत सोच समझ कर किए हैं। यहाँ ऊपर सन 2001 और 2013 के विश्व की जनसंख्या के बारे में बताया गया है, इन आंकड़ों को याद कीजिए आप। उसके बाद ये जो आप कुल 7 पॉइंट देख रहे हैं, ये है विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। इनमें से 2018 में ये जो तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा है, 2018 में 1 अंक का उसमें से प्रश्न पूछा गया है। मैंने इन 7 पॉइंटों को ध्यान से देखा तो चौथा पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे परीक्षा के नज़रिए से। बाकी 7 ही पॉइंट आप याद कर सकते हो, क्योंकि कोई और भी पॉइंट पूछा जा सकता है। बाकी जनसंख्या वितरण में इसके अतिरिक्त और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ष 2013 में ये विश्व की जो जनसंख्या है उसमें, और एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने हाईलाइट किया है, इसको याद कर देना। ये सारणी आप सामान्य तौर पर याद कर लेना, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है इस सारणी को। अगले पेज पर आते हैं।
ये सारणी एक और है जिसमें विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 देशों को दर्शाया गया है। तो ये भी आप याद कर लेना। सामान्य तौर पर पहले दूसरे नंबर की ही पूछी जाती है, बाकी नहीं पूछा जाता है। एक अंक का 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है विश्व में, कौन से देश की है, सबको पता है। उसके बाद यहाँ कुछ भी महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा, आप पढ़ सकते हो। बाकी ये एक भी पॉइंट जो है वो आने की गुंजाइश कम है। इनके अंदर की चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ये नहीं आएंगे जहाँ तक है। यहाँ से आपके 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो अलग से भौतिक कारक या आर्थिक कारक अलग से भी पूछे जा सकते हैं, वरना 2 या 4 कारक पूछे जा सकते हैं या 6 कारक भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये भौतिक कारक जिसमें कुल 4 है और आर्थिक कारक इसमें भी कुल 4 है। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना है। बाकी इधर भी मुझे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये जन समूहों में आप अंदर की तरफ पढ़ लेना, हो सकता है कोई एक आध पॉइंट 1 नंबर का पूछ ले। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे बहुत कम गुंजाइश लगी इसमें से पूछे जाने की। अफ्रीकी समूह हो गया, यहाँ समूह सारे हो गए। फिर जनसंख्या घनत्व पर अगर आएंगे तो ये ऊपर जनसंख्या घनत्व को परिभाषित किया गया है कि जनसंख्या घनत्व कहते कैसे हैं, तो वो आप देख सकते हो। और उसके बाद ये कुल 5 तरह के घनत्व है। इनमें से एक ये जो गणितीय घनत्व है, ये काल्पनिक प्रश्न पूछा गया था कि किसी जगह पर इतनी जनसंख्या है और इतना क्षेत्रफल है तो वहाँ का घनत्व कितना होगा, इस तरीके से पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है गणितीय घनत्व। तो जनसंख्या को आपको ऊपर रखना है या पहले रखना है बटा में, और क्षेत्रफल को बाद में रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये भी आप याद ज़रूर करना सारे घनत्व, ताकि इनमें से कोई भी सूत्र पूछा जाए तो आप बता सको। ये यहाँ पर सिंगापुर का घनत्व मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि ये शहरों के नज़रिए से विश्व में सर्वाधिक तो नहीं कहा जा सकता है, इससे अधिक घनत्व वाले भी कई शहर है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है, द्वीप है, जहाँ पर सर्वाधिक घनत्व मिलता है। वहीं देशों की बात करें तो बांग्लादेश इस मामले में पहले नंबर पे है, 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बाकी 2015 का जो घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का है, और एशिया का है एशिया का 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ओसेनिया का सबसे कम यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाकी ये आप आराम से समझना, देखना, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखो प्रश्न किसी पैराग्राफ के अंदर से कैसे पूछे जा सकते हैं, ये आप 2018 का ये 2 अंक का प्रश्न देख सकते हो। इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है। तो ये कुछ कारण रहे हैं, उनमें से 2 या 4 पूछे गए जितने भी। तो आप समझ सकते हो कि आप किसी पैराग्राफ को अगर छोड़ के चले जाओगे, बिल्कुल ही समझोगे नहीं, और आप इम्पोर्टेंट याद करके चले गए, आपका कोई पैराग्राफ छूट गया और उसी पैराग्राफ में से प्रश्न आ गया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी पैराग्राफ महत्वपूर्ण हैं, आप सभी पैराग्राफ पढ़ के ज़रूर जाना, याद वही, रट के वही जाना, याद वही करके जाना जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखो नीचे ये अलग अलग वर्गीकरण है, इसमें से कोई मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसे कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। और सापेक्ष और निरपेक्ष वृद्धि भी पूछी जा सकती है। तो निरपेक्ष वृद्धि तो कुल हो गई, यानी पिछले दशक में जो जनगणना हुई थी उसके पश्चात अब नई जो जनगणना हुई है इस दशक की, इसमें कुल कितने व्यक्ति बढ़े हैं वो निरपेक्ष वृद्धि कहलाएगी। जबकि
ये वृद्धि अगर प्रतिशत में, जो कि यहाँ पर बताई गई है, प्रतिशत में अगर बताई जाए तो वो सापेक्ष वृद्धि कहलाएगी। और बाकी यहाँ कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो काल है वो आप याद कर लेना, मतलब रटना नहीं है, आप देख लेना, समझ लेना। 3 अंक का प्रश्न यहाँ से आया था। विश्व में जनसंख्या की जो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है उसके कारण क्या है? तो ये मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और प्राविधिक जो है वो तकनीकी प्रगति, शांति और सुरक्षा, प्रवास, ये सब कई सारे कारण हैं जो विश्व में ये अप्रत्याशित वृद्धि के कारण है। तो ये तो पूछा जा चुका है, इसलिए इसके आने की संभावना ना के बराबर है। ये आगे कुछ विशेषताएं हैं, ये आप देख लेना, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगी। उसके बाद में समस्याएं और उनके समाधान, तो समाधान का तो 3 अंक का प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है, जबकि ये जनसंख्या वृद्धि के कारण 2019 में 3 अंक का प्रश्न पूछा गया। तो इन देख लो, ये 1.5 पेज से दोनों साल में 3-3 नंबर का प्रश्न आया है। तो मुझे यहाँ पर जो समस्याएं हैं, विश्व की जनसंख्या से संबंधित समस्याएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने उनको अंडरलाइन किया है। तो आप इन समस्याओं को और इनके अंदर की बातों को याद करके जाना, ताकि 3 नंबर का प्रश्न अगर आए तो आप आराम से उसके बारे में लिख सको। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए लगाया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप 90% अपने 3 नंबर कंफर्म करना चाहते हो तो ये प्रश्न आप जनांकीय संक्रमण सिद्धांत याद करके जाना, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी पिछले 2 सालों में पूछा नहीं गया है। इस बार ये पेपर सेट करने वालों की नज़र से बच नहीं सकता। ये 90% चांस है, मेरा मानना है। देखते हैं कि मेरा अनुमान कितना सही जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद करके जाना है। प्रश्न इस तरह का आ सकता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को समझाते हुए उसकी 5 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, या फिर और घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो जहाँ जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये शब्द, तीनों शब्द याद कर लेना। ये तीनों शब्द एक साथ मिल जाए तो फिर आपको, अगर वो 3 नंबर का प्रश्न है तो कंप्लीट लिख लेना, बीच में थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। ये चित्र बनाओगे तो और बढ़िया रहेगा, नंबर अच्छे आएंगे। तो ये पार्ट जो ज़रूरी था उसके बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली। अब उसके साथ दूसरे पार्ट भी महत्वपूर्ण है। मेरा अनुमान है कि इस बार चौथे पार्ट में से और 5वें पार्ट में से छोटे वाले प्रश्न बन सकते हैं। 3 नंबर वाला तो नहीं बनेगा, मुझे लग रहा है 3 नंबर वाला इसी पार्ट में से बनेगा जो हम अभी पढ़े हैं, तीसरा पार्ट। लेकिन चौथे और 5वें में से 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना है। तो बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में आप देखोगे जनसंख्या संरचना जो है वो, उसमें कौन कौन से घटक है। तो ये प्रमुख 1, ये लिंगानुपात 2, संगठन 3, साक्षरता 4 और व्यावसायिक संरचना, ये 5 घटक है। इनमें से 1-2 कुछ भी पूछा जा सकता है। आयु संरचना क्या होती है, इसमें कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ 2014 के वृद्धों का कुल प्रतिशत है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि अगर हम महाद्वीप के हिसाब से कहें तो यूरोप में 14.6% है, और देशों के हिसाब से कहें जापान में 18.27% है। विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में, जिसमें अफ्रीका में सर्वाधिक है 44.71%। और विकासशील देशों में युवा ज़्यादा होते हैं, जबकि विकसित देशों में प्रौढ़ और वृद्ध ज़्यादा होते हैं। आयु संरचना का जो है, अगर इस पाठ में 3 नंबर का प्रश्न आने की अगर गुंजाइश बनी तो ये आयु संरचना का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। तो आपको 3 वर्ग रखने हैं इसमें, ये बाल वर्ग और ये वयस्क आयु वर्ग और ये वृद्ध आयु वर्ग। तो इसमें जो 14 से कम उम्र वाले, 15 से 64 वाले और 64 से अधिक वाले, तो ये तीनों वर्ग आप दर्शा के ये 3 नंबर का कर सकते हो अगर आया तो। बाकी ये अंदर जो आंकड़े हैं,
आंकड़े आपको क्या करना है, ज़रूरी कौन से हैं, एक तो विश्व के आंकड़े जो लेटेस्ट हो 2010 के बाद के 11, 12, 13, 14, 15 के, या फिर वो किसी सबसे अधिक देश या सबसे अधिक संख्या में महाद्वीप वाला नाम और उसका आंकड़ा हो तो ज़रूर याद कर लेना। लिंगानुपात किसे कहा जाता है, विश्व में लिंगानुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि विश्व के कई सारे विकसित देश हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए देखो कम संख्या अगर पुरुषों की है तो उसको ऊपर रखा जाएगा और स्त्रियों को नीचे रखा जाएगा। और भारत में स्त्रियों की संख्या कम है इसलिए उनको यहाँ बटा में ऊपर रखा जाएगा और पुरुषों को बटा में नीचे रखा जाएगा, और गुणा दोनों साइड 1000 का होगा। और विश्व का जो 2015 के अनुसार 983 जो है वो लिंगानुपात है, यानी 983 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। तो ये फिर 2015 का लिंगानुपात है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये प्रश्न एक मुझे थोड़ा लगा अच्छा, भारत लिंगानुपात में किस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, तो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में कौन सा देश महत्वपूर्ण है या मुख्य देश है, तो भारत है। भारत जैसे विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो अनुपात है वो कम पाया जाता है, उसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर ये प्रमुख कारण और वजहें लिखी हुई है। जनसंख्या संगठन किसे कहा जाता है, तो ये नगरों और गांवों के जो अनुपात होता है उसको जनसंख्या संगठन कहा जाता है। और 2015 के अनुसार विश्व की कुल 53% आबादी जो है नगरों में रहती थी। नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है उसमें उच्च नगरीय जनसंख्या विश्व में, और मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, ये 3 वाला वर्गीकरण है। ये भी 3 नंबर के प्रश्न के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे भी तैयार कर लेना। साक्षरता क्या होता है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में ये 2-3 लाइनें मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही साइड अंडरलाइन की है, हाईलाइट की है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक जो है, ये 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। बाकी आप देख लेना, ये देश 100% साक्षरता वाले हैं। विश्व की साक्षरता 2008 के अनुसार विश्व की साक्षरता 77% है। और ये व्यावसायिक संरचना में क्या होता है, तो ये व्यावसायिक संरचना की परिभाषा 2 नंबर की पूछी जा सकती है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट याद करके जाना। बाकी ये होता क्या है, अगर समझना है तो आप मुझे अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर, ताकि मैं उसका जवाब अलग से दे सकूं। किसी भी चीज़ को समझना है अलग से तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। ये कार्यशील जनसंख्या जो है उसमें 15 से 64 जो आयु वर्ग के लोग हैं, स्त्री पुरुष, वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। अब कुछ खास बात यह है कि अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय अधिक किए जाते हैं। विकासशील देशों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय, और अति विकसित देशों में तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय ज़्यादा किए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। तो इस हिसाब से आपका पार्ट 3 और 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 को देखते हैं। पार्ट 5 में से प्रश्न आने की गुंजाइश बहुत ही कम है, लेकिन अगर आया तो मेरा अनुमान है कि वो 2 या 1 नंबर का प्रश्न ही आएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रवास को परिभाषित किया है, बोग महोदय ने प्रवास को परिभाषित किया है। तो इन दोनों की परिभाषाएं आप जरूर याद करना। प्रवास के अगर प्रकार पूछे तो वो 2 है, उत्प्रवास और आप्रवास। और अगर स्थानांतरण के प्रकार पूछे तो वो 2 हैं, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय स्थानांतरण। तो ये भी आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो प्रवास के पक्ष है ये आप देख लेना, बाकी मुझे ये अभी इतने ज़रूरी नहीं लगे। ये आप जितने भी देख रहे हो तो इनमें छोटे छोटे 1-1 नंबर का प्रश्न वैसे कहीं से भी बन सकता है। तो आप इन पैराग्राफ को पढ़ लेना और समझ लेना। इनमें आंकड़े आपको बहुत कम मिलेंगे, आंकड़े कम है जबकि समझने की बातें ज़्यादा है।
कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे अलग से पूछ लेना, बाकी आप आराम से पढ़कर समझ लेना। यहाँ कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे बनता नहीं दिखा। प्रवास के परिणाम जो है वो 3 नंबर के या 2 नंबर के अगर प्रश्न में कहीं इस पाठ में से पूछा जाए तो वो प्रवास के परिणाम को ही पूछा जाएगा, और उनमें जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना, संस्कृति का प्रसार प्रचार होना, लोगों के प्रवासी लोगों के जो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इनका जो है वो प्रचार होना, और प्रवास के कारण दबाव और बेरोज़गारी, ये सब समस्याएं बढ़ती भी है और घटती भी है, और प्रवासी लोगों की जो कार्यकुशलता होती है, तकनीकी ज्ञान होता है, वो फैलता है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेना। 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में ये पूछे जा सकते हैं। मानव विकास संकल्पना जो है उसमें क्या क्या समाहित होता है, ये सब आप 3 लाइनों में देख सकते हो। बाकी यहाँ पर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मानव विकास की परिभाषा दी है, वो आप यहाँ देख लेना। और बाकी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा, ये शॉर्ट नाम भी याद कर लेना आप। तो UNDP ने कौन सी परिभाषा दी है मानव विकास की, वो आप यहाँ देख लेना। नॉर्वे पहले नंबर पे है 0.955 के साथ मानव विकास सूचकांक 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। ये भी आप याद कर लेना। बाकी इन देशों को याद कर लेना। भारत की स्थिति आगे आ जाएगी अलग से। और बाकी आप है ना, ये 2013 की जो पूरी रिपोर्ट है इसको आप तैयार कर लेना। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, या 2 नंबर, अच्छा यहाँ से 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। कोई 2 देशों के, 4 देशों के नाम पूछे जा सकते हैं कि उच्च मानव विकास श्रेणी के 2 देशों के नाम बताइए, या मध्यम मानव विकास श्रेणी के, तो आप याद कर लेना। बाकी यहाँ पर भारत के बारे में कुछ ज़रूरी आंकड़े हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये तैयार कर देना। तो जितने भी मैंने महत्वपूर्ण आंकड़े बताए हैं वो आप याद कर लेना। इन तीनों पाठों की बढ़िया तैयारी कीजिए। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो मुझे पूछिए, और बाकी आगे जो भी जल्द ही मैं और पाठ लाऊंगा। मेरे पास समय बहुत कम बचता है, कोशिश करूंगा कि जल्दी आपके लिए और पाठ लाऊं। धन्यवाद। जय हिंद।